हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी देखने वाले हैं। ठीक है, जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, जिसके ज़रिए आप अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB की है और इसी में जो पूर्व में आए हुए क्वेश्चन हैं जनरल हिंदी से, उसकी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इससे आप लोग अपने हिसाब से अपने सिलेबस को समझ पाएंगे। आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे आजकल AMRS की जो वैकेंसीज आई हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसमें भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं और आपको अपनी टॉपिक को किस तरह से समझ के उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो DSSB के स्टूडेंट होंगे वो भी बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर जो है अपलोड होते रहते हैं, कंटेंट और MCQs के फॉर्म में। साथ ही अगर वीडियो पसंद आएगा आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर का ये जो PDF है, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, आरोह का विलोम क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में आरोह एक शब्द है, उसका जो है विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा प्रश्न है और जब भी एग्ज़ाम होता है तो एक दो प्रश्न इस तरह के बहुत ही आसान आपको मिल जाएंगे। बाकी शब्द समझने में थोड़े से दिक्कत जाते हैं, ये जो है काफ़ी आसान सा है। तो आरोह आपके ऑप्शन है अपकर्ष, रोह, अवरोह या फिर अनारूढ़। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अवरोह। ठीक है, आरोह का विलोम होता है अवरोह, जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, यहाँ शुद्ध शब्द आपको बताना है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। आपके ऑप्शन है हस्तक्षेप, 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 हस्तक्षेप। ठीक है, तो इस तरह के जो शुद्ध वर्तनी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें चारों ऑप्शन काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, उनमें ज़रा सा अंतर होता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हस्तक्षेप जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उन्मीलित का संधि विच्छेद क्या होगा। उन्मीलित का आपको यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शन को अच्छे से देख करके अपना जवाब दीजिए और अपना ज्ञान आप परख सकते हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको बताना है वीडियो को पॉज करके सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्धन मिलित। ठीक है, मैंने इसको जब हिंदी वाले MCQs का जो सीरीज़ है उसमें मैंने समझाया था। ठीक है, उसमें हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको टॉपिक वाइज हम लोग करके देखे हैं हम लोग उस सीरीज़ में, और उनको जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं समझाते हुए भी चला हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ जो उत्मीलित है, ठीक है, ये जो त जो है मैंने समझाया हुआ था कि त जो है त वर्ग के 5वें वर्ण में वो तब्दील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, तो त न बन जाता है। इसमें ऐसा भी प्रावधान है संधि विच्छेद में। ठीक है, संधि वाला जो पोर्शन है, तो त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध और न। तो जो भी वर्ड रहता है, जो भी मतलब कि वर्ण रहता है, वो अपने 5वें वर्ण में तब्दील हो जाता है अपने ग्रुप के। तो ये त वर्ग है, त वर्ग का 5वां वर्ण है न, तो ये न में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आपको पर्यायवाची बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके अर्कजा, मंदाकिनी, कृष्णा या फिर कालिंदी। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मंदाकिनी आपका राइट आंसर है। ये इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी के जो 3 है वो यमुना के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुभवी में प्रत्यय बताइए। तो अनुभवी में क्या प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको बताना है, व, ई, अनु या फिर वी।
ठीक है, तो अनुभवी में क्या प्रत्यय लगा है, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अनुभवी जो है अनुभव से बना है, अनुभव उसका मूल शब्द है और उसमें ई की बड़ा ई की मात्रा लगा करके अनुभवी बन गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। तो ये जो एक सेंटेंस है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है, कौन सा अंश इसका अशुद्ध है। प्रकट, रोष, सारे देश भर में या फिर किया गया, इन चारों में से कौन सा पोर्शन है जो अशुद्ध है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सारे देश भर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है ये भी समझ लीजिए। सारे देश भर में, यहाँ देश भर जो लिखा है, देश भर नहीं होता है, देश होता है। देश अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है, उसको भर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देश यानी कि पूरा देश, देश का मतलब ही होता है कंप्लीट देश, इस वजह से भर यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है, कौन सा विशेषण है। ये जो चौड़ा जो शब्द है कैसा विशेषण है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर परिमाण बोधक। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो चौड़ा शब्द है वो कौन सा विशेषण होगा, वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जैसे कहते हैं कि चौड़ी नदी, ठीक है, चौड़ी नदी, चौड़ी छाती, चौड़ा पलंग, इस तरह से नदी की विशेषता बता रही है। जिस भी चीज़ से पहले चौड़ा शब्द लगा देते हैं तो यानी कि उसकी विशेषता, उसका गुण बताया जा रहा है, इस वजह से ये गुणवाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके संगम, संगठन, संवेदना या फिर संकोच। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संवेदना। संवेदना यहाँ पर राइट आंसर होगा। संवेदना जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग है, बाकी के 3 जो है पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नी धड़क। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदी लगा लीजिएगा। नी धड़क, नी धड़क में कौन सा समास है। तो इस नी धड़क में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो नी धड़क में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नी धड़क में अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सफाई किस प्रकार की संज्ञा है। ये जो सफाई वर्ड है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, ये जो सफाई है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक या फिर जातिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि जो सफाई की संज्ञा पूछी जा रही है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। सफाई जो वर्ड है वो एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि सफाई, सिलाई, बुनाई, ठीक है, जुताई, इसके अलावा सच्चाई, जो इस तरह के शब्द आते हैं ना, ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं जिसमें लास्ट में ई आ जाता है, बड़ा ई, तो उस तरह के शब्द ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा होते हैं। सच्चाई, अच्छाई, बुराई, भलाई, इस तरह के शब्द भाव को प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से सफाई जो है भाववाचक संज्ञा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संहार, आपको बताना है संहार में क्या उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन है आपके सम, हार, सन या फिर स। तो संहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, संहार में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सम, ये जो है सम, ये उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। म के नीचे एक छोटा सा हलांत होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर न के नीचे लगा है, ठीक उसी तरह से यहाँ म के नीचे एक हलांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो गाए जाने योग्य न हो के लिए एक शब्द, यहाँ अनेक शब्द दिया गया है, उसका एक शब्द आपको बताना है जो गाए जाने योग्य न हो। ऑप्शन है आपकी अज्ञेय, मुक्त छंद, अज्ञेय या फिर गेय। तो यहाँ पर जो गेय है उसी का मतलब होता है जो गाए जाने योग्य हो, यानी जो गाया जाने वाला योग्य होता है, ठीक है, जिसको गाया जा सकता है उसको गेय कहते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अज्ञेय, अज्ञेय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें और इसमें फ़र्क समझिएगा। अज्ञेय यानी जिसको गाया नहीं जा सकता,
और जी ये जो ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञेय, ठीक है, ये तो एक हिंदी रचनाकार का नाम है, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है, उनका नाम है अज्ञेय। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर 1 जवान, ऑप्शन नंबर 2 ज्वलन, ऑप्शन नंबर 3 यम, या फिर ऑप्शन नंबर डी जृंभिका। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी यहाँ तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। तद्भव आपको पता होगा, तत्सम और तद्भव में मैंने फ़र्क बताया हुआ था। तत्सम यानी संस्कृत के समान, सम यानी संस्कृत के समान, और तद्भव यानी संस्कृत से भव का मतलब हो जाता है, यानी संस्कृत से हिंदी हो जाता है। तो ये संस्कृत वाले वर्ड्स और ये हिंदी वाले वर्ड्स, तो यहाँ पर तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा जवान, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जवान यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में तत्सम शब्द जो है कौन सा है? अब यहाँ तत्सम पूछा गया है, यानी कि संस्कृत वाले वर्ड जो संस्कृत से सीधे हिंदी में उसको ले लिया गया है। ऑप्शन है दुर्लभ, दूब, देवर, या फिर दो। ठीक है, तो यहाँ तत्सम शब्द बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है, तत्सम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दुर्लभ। तो दुर्लभ वो वर्ड है जो कि तत्सम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द क्या होता है मैंने बताया था, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति देश में ही एक मतलब आंचलिक रूप से होती है। ठीक है, किसी देश में, किसी गांव में, उसको सुनने से ही पता चल जाता है कि वो देशज शब्द होंगे। गांव गली में, अपने गांव गली में ही उसकी उत्पत्ति हुई होगी एक आंचलिक भाषा के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन है आपके अल्लाह, ठुमरी, कमीशन, या फिर आफत। तो आपको पहचानना है, वीडियो को पॉज करिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें देशज शब्द पूछा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ठुमरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठुमरी जैसे कि नाम सुनकर ही पता चलता है कि उसकी उत्पत्ति देश में ही हुई होगी, ठुमरी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो नाम सुनकर के पता लग जाता है, जैसे भोंपू, झाड़ी, ठेला, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुल इतने 15 क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने, जिन्हें एमसीक्यूज़ के माध्यम से समझा, और इसी तरह के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग जो है पूरा पोर्शन रेडी रखिएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर शब्द आए हैं उन सभी शब्द से रिलेटेड अपने चैप्टर को विश्लेषण कीजिए और उसको प्रयास कीजिए उसको समझने का और उसको बनाने का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपके तैयारियों से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।